नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से जबालिया के अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल का हमला किया गया, घात लगाया गया, जिसने इजरायली फौज को कुचल कर रख दिया और हिला कर रख दिया। और फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने एक अनबिलीवेबल कैपेबिलिटीज का मुजाहरा किया। एक तो जानी नुकसान हुआ और साथ ये मुजाहरा करके बताया कि वो अब भी इजरायली फौज को जानी नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है। हमास के पास जो सबसे बड़ी इंपैक्ट वाली अगर कोई चीज है तो वो यही है कि क्या उनके पास अभी भी कैपेबिलिटी है कि वो इजरायली फौजियों का जानी नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि अगर इजरायली फौजी जख्मी होंगे, अगर वो मारे जाएंगे, तो यही वो चीज है जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगी और प्रेशर क्रिएट करेगी नेतन्याहू को सीज फायर के लिए। इससे बड़ी तो कोई चीज हो नहीं सकती कि इजरायली फौजी इसके अंदर मारे जाएं। तो रेजिस्टेंस ने जबालिया के ऑपरेशन के साथ इजरायली आर्मी को और इजराइल को हिला कर रख दिया। अब नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि शुजाया के अंदर रेजिस्टेंस ने उसी स्केल का एक और बहुत बड़ा ऑपरेशन कर दिया है, जिसमें अनप्रेसिडेंटेड स्केल के ऊपर अपनी कैपेबिलिटीज का मुजाहरा किया गया है, जिसके अंदर इजरायली फौजियों को जानी नुकसान पहुंचाया गया है। और एक बार फिर जब इजरायली एयरफोर्स, इजरायली हेलीकॉप्टर्स वहां पर इवैक्यूएशन के लिए आए तो उनके पर शदीद हमला किया गया, फायरिंग की गई और उनको जब एक बार पीछे दौड़ना पड़ा है इजरायली एयरफोर्स को। इतना शदीद हमला और रेजिस्टेंस का हर एक इस सतह का हमला जिसमें इजरायली फौजियों की हलाकतें हो रही हैं। रेजिस्टेंस इन हमलों के साथ 57 कंट्रीज को एम्बैरस कर रही है, उनकी आर्मीज को एम्बैरस कर रही है, उनकी लीडरशिप को एम्बैरस कर रही है कि वो अपनी आर्मीज लेकर बैठे हुए हैं और एक भी एक्शन लेने से कासिर हैं। और ये एक महकूम तबाहशुदा इलाके की छोटी सी तंजीम, वो अब भी इस मॉडर्न सुपर पावर आर्मी से, जिसको बैक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स कर रही हैं, उनके साथ अभी भी लड़ रही है और उनको जाने नुकसान पहुंचा रही है। तो ये गैर मामूली हमला है, गैर मामूली वाकया जो एक और पेश आया आपके सामने रखेंगे। और जर्मनी से असलहा की बंदिश के हवाले से नई रिपोर्ट सामने आ रही है। जर्मनी का नया सर्वे हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स ने सपोर्ट किया है कि इजराइल को असलहा बंदिश होना चाहिए। नॉर्वे से कुछ एग्रीमेंट्स कैंसिल होने की रिपोर्ट सामने आ रही है। और फ्रीडम फर्टिला ये कहां तक पहुंचा है ये भी आपके सामने रखेंगे। और अगर मिडिल ईस्ट के अंदर ओवरऑल तो एक इत्तेहाद की कोशिश की जा रही है, लेकिन शाम और ईरान के दरमियान मामलात अभी भी अटके हुए हैं और उसमें इजराइल और अमेरिका अपनी चालें चल रहे हैं। और ट्रंप की नाज़रीन जो पॉलिसीज हैं वो बैकफायर हो रही हैं, चाहे वो तिजारती जंग हो, चाहे वो दूसरे मामलात हो। और अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि अमेरिका की जो साइबर आर्मी है, जो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मीज में शुमार की जाती है, वो साइबर एक्सपर्ट्स जो हैं वो फेडरल एजेंसीज को छोड़ते चले जा रहे हैं, जिससे अमेरिका की साइबर कैपेबिलिटीज वो ऑन स्टेक आ गई हैं। और इसी दरमियान चाइना ने कहा है कि उनके जो रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ वो बड़े क्रिटिकल मोड के ऊपर पहुंच गए हैं, क्योंकि चाइना और अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, तिजारत होती रही है। और अमेरिका ने चाइना के खिलाफ कभी खुलकर कोई इकदाम उस तरह से नहीं उठाया जैसे वो सोवियत यूनियन के खिलाफ वो उठाता रहा है, या फिर रशिया के खिलाफ एक खुली दुश्मनी और जंग रही है और आज तक जारी है। तो चाइना के खिलाफ ऐसा मामला नहीं था, बल्कि चाइना के साथ तो मुआहिदा हुआ था। चाइना जो है वो जो वीटो पावर है वो तो ताइवान के पास था, और जो एग्रीमेंट हुआ उसमें वीटो पावर चाइना को दिया गया। तो चाइना के साथ ओवरऑल अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो अब वो फैसला होना है कि क्या वही खुली जंग का आगाज होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका का हर इकदाम जो है वो ऐलान जंग है चाइना के ऊपर। तो चाइना जो है वो कह रहा है कि बड़ा क्रिटिकल मोड जो है वो आ गया, क्योंकि अगर ये खुले आम इसका ऐलान हो जाता है तो फिर क्या होगा। और इसके साथ यूक्रेन जो है वो नेटो की मदद से एक भरपूर हमले लॉन्च कर चुका है। अब वो एक नई टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा है। अंडर वाटर ड्रोन जो हैं वो यूक्रेन की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ब्रिजेस को उड़ाने के लिए और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बड़ा क्रिटिकल है मिलिट्री सप्लाई के हवाले से उसको तबाह करने के लिए अंडर वाटर ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बिल्कुल वर्ल्ड वॉर वाला सिनेरियो है। उस वक्त भी इसी तरह की सुसाइड बोट्स और इसी तरह के वेपन्स इस्तेमाल किए जा रहे थे और मतलब कोई ज़ाब्ता रसूल नहीं था। अब देखें ना कि वो ब्रिजेस उड़ा रहे हैं, ट्रेनों को अटैक कर रहे हैं और एक खुली जंग है कि जिसमें या तो नेटो कोलैप्स होगा या फिर रशिया जो है वो टूट जाएगा। रशिया एक बार फिर टूट जाएगा। ये इस नौयत की जंग है और ये दुनिया को बड़ी भारी पड़ने वाली है। ये जंग, इसके असरात पूरी दुनिया उठाएगी। और इसी दरमियान नेटो को झटका ये लगा है कि पोलैंड के अंदर जो बड़ा इस वक्त इंपॉर्टेंट कंट्री है नेटो का, वहां पर नेटो जो है वो एक्सरसाइजेस भी कर रही है और बॉर्डर स्टेट है। नेटो के अंदर जो प्रेसिडेंट हैं, अभी इलेक्शन हुआ है, प्रेसिडेंट जो है वो एंटी यूक्रेन आ गए हैं और एंटी यूरोपीय यूनियन आ गए हैं। तो ये वहां पर एक झटका लगा है। यूके जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऊपर मजीद इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जो अनप्रेसिडेंटेड स्केल का ऑपरेशन फलस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से किया गया है वो आपके सामने रखेंगे। एक इजरायली फौजी का मरना, एक इजरायली फौजी का जख्मी होना, ये बहुत ही बड़ी बात है
क्योंकि 20 महीने इस जंग को आए हैं, जो कि एक फुल फ्लैज जेनोसाइड है, दुनिया की फर्स्ट लाइव स्ट्रीम जेनोसाइड है, और जिसमें हमास को हराने के लिए इजराइल ने क्या तरीका है जो इस्तेमाल नहीं किया। अब एक सिर्फ इजराइल जो है वो अपनी फौज के साथ नहीं लड़ा है, बल्कि उसने हर तरह का तरीका इस्तेमाल किया है। उसने फिलिस्तीनियों को एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल किया है। उसने एड को रोक कर हमास को हराने की कोशिश की है, जो किसी भी मॉडर्न वॉर के अंदर ऐसा नहीं हुआ और कभी ऐसा होता भी नहीं है। ये सारे टैक्टिक्स उसने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हमास को नहीं हरा सका। तो इतना कुछ हो जाने के बाद भी हमास की सुनैयत के हमले बहुत अहमियत रखते हैं। तो शुजाया के अंदर इजरायली फौजी मारे गए 5 से 7 तादाद हो सकती है, और हेलीकॉप्टर जो है वो 3 हेलीकॉप्टर वहां पर भेजे गए हैं, और वहां पर भी क्लैशेस जो है वो जारी हैं, और उनको हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। और एयरफोर्स जो है वो कवर दे रही है ताकि इवैक्यूएशन हो जाए। और नेतन्याहू का फौरी बयान जारी हुआ है, क्योंकि प्रेशर और बढ़ेगा इन वाकयात से। कल भी वाकया हो गया, आज भी ये बड़ा वाकया हो गया। नेतन्याहू मैसेज आफ्टर डेथ ऑफ आईडीएफ सोल्जर्स इन गाजा, वी आर एडवांसिंग केयरफुली। और ये फैमिलीज को पैगाम दे रहा है कि तुम्हारे जो सन हैं आर नॉट फॉलन इन वेन, दे डाइड इन अ जस्ट वॉर। वो बड़ी जस्ट वॉर जो हम लड़ रहे हैं उसमें ये मारे गए हैं टू डिफीट हमास, और ये जाया नहीं होगा, ये वो सारी बातें। तो इसके अल्फाज हैं वो अपने आप में एक शिकस्त का और प्रेशर का मुंह बोलता सबूत है कि फैमिलीज को वो बता रहा है कि जंग के अंदर फिर फौजी तो मारे ही जाते हैं, लेकिन हम लड़ रहे हैं और अब फलाना कर रहे हैं। तो बहरहाल इन वाकया से और प्रेशर जो है वो बढ़ने वाला है। और हर इस हमले से जो रेजिस्टेंस है वो उन आर्मीज को, 57 कंट्रीज की आर्मीज को एम्बैरस करती है, जो इतनी बड़ी वॉर मशीनरी खरीद कर बैठे हुए हैं, इतना बड़ा असलहा खरीद कर बैठे हुए हैं। सिर्फ आप मिडिल ईस्ट के कंट्रीज की आर्मीज और उनका बजट उठाकर देखें और उनके नंबर ऑफ ट्रूप्स गिने के वो कितने उनके पास फौज है, लाखों की फौज, लाखों की, और पता नहीं कितने $100 बिलियन के इनके बजट्स हैं इन कलेक्टिव। उसके बावजूद एक भी मुल्क जो है वो मिलिटरीली कोई एक्शन नहीं ले सका। हमको बड़ी जंग छेड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब इजराइल तमाम हदें पार कर चुका है, तो अगर एक भी मुल्क की जानिब से कोई अगर मिलिट्री एक्शन लिया जाता तो ये मजबूर करता वेस्टर्न वर्ल्ड को कि वो सीज फायर की तरफ आते। क्योंकि जब एक मुल्क हमला करेगा या कोई मिलिट्री एक्टिविटी करेगा तो उनको खतरा होगा कि भाई ये जंग तो बहुत बड़ी छिड़ने वाली है, आलमी जंग छिड़ जाएगी, तो वो जरूर प्रेशराइज होंगे और जंगबंदी की तरफ आएंगे। इस वक्त अगर उनको कोई प्रेशर है तो वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रेशर है, मिलिटरीली तो कोई प्रेशर नहीं है। मिलिटरीली तो उनको कोई खतरा नहीं है कि मिस्र, जॉर्डन या कोई भी मुल्क जब वो इसराइल के ऊपर हमला कर देगा ना, इसराइल को कोई खौफ है। अगर कोई प्रेशर है तो वो वही है जो डिप्लोमेटिक है, जो ये डॉक्टर्स निकले हुए हैं, जो ये डिप्लोमेट्स कहीं पर आवाज उठा रहे हैं, कहीं पर दूसरे लोग निकले हुए, तो ये सारे का सारा डिप्लोमेटिक प्रेशर है। यही इस वक्त मजबूर कर सकता है इसराइल को। मिलिटरीली तो कोई प्रेशर नहीं है, और मिलिटरीली वो प्रेशर होता है कि जो इमीडिएट सीज फायर करवा सकता है। आप ये जरा एक मुल्क तो हमला तो करे, चलें इसको छोड़ें, अगर ये सिर्फ सपोर्ट करना शुरू कर दें हिजबुल्लाह को और हुतीज को, ये खुद भी आगे ना आए, बस ये इतना करना शुरू कर दें तो वेस्ट के कान खड़े हो जाएंगे और उनको पता चल जाएगा। आपने देखा है जंगों के अंदर ये पैटर्न, जब भी इसराइल को मार पड़ती है या वेस्ट के इत्तेहादियों को किसी भी रीजन के अंदर मार पड़ती है, ये फौरन भागे आते हैं सीज फायर करवाने के लिए। आप ये तमाम रीजन्स के अंदर ये पैटर्न उठाकर देखिए। तो यहां पर इसराइल ने जो कुछ किया है, जितना वेस्ट जिम्मेदार है उतना ही मिडिल ईस्ट जिम्मेदार है, ये कहने में कोई दो राय नहीं है। उतने ही ये ममालिक जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो साइलेंस है वो उतनी ही बड़ी जिम्मेदार होती है। अगर आप देखें तो हर हवाले से गजा की जो सपोर्ट है वो जस्टिफाइड है। आप स्ट्रेटेजिक हवालों से देखें, आप ह्यूमैनिटेरियन हवालों से देखें, आप मोरालिटी और एथिकल हवालों से देखें, आप रिलीजन में देखें, यानी आपने जिस भी डोमेन के आपको रिलीजियस ड्यूटी के तौर पर हेल्प करना चाहते हैं, आप ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर जाकर हेल्प करना चाहते हैं, आप ये इस बेस पर करना चाहते हैं कि अब मोरालिटी जो है उसको बचाने के लिए हमें आना होगा, आप अपनी स्ट्रेटेजिक, ये आपके देखें आपकी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है ये जो कुछ वहां पर हो रहा है। ये कितने मुल्कों के अंदर क्योस लेकर आ सकता है, इंस्टेबिलिटी लेकर आ सकता है। ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी को इससे बड़ा और खतरा क्या हो सकता है जो कुछ गजा में हो रहा है। अरब स्प्रिंग आया ना, क्या उसने मिडिल ईस्ट का हशर कर दिया, तो ये तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है। तो इसलिए ये हर अंदाज में गजा की सपोर्ट में जाना ये बनता है, और जो खामोश बैठे हैं वो समझ से बालातर है। फ्रीडम फर्टिला जो कि इस वक्त दुनिया के सबसे बहादुर तरीन लोग हैं, औरतें इसमें शामिल हैं, और जान हथेली पर वो रखकर निकल चुके हैं और बहुत करीब हैं, यानी अगले शायद कुछ घंटों के अंदर वो गजा के साइलों के ऊपर पहुंच जाएं। और इजरायली आर्मी ने बड़ी ढिठाई से और जालमाना और तकब्बुराना अंदाज में बयान जारी किया है, कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं और रेडी टू कन्फ्रंट है फ्रीडम फर्टिला को, जैसे वो कोई जंगी बेड़ा आ रहा है, रेडी टू कन्फ्रंट है। आप जरा इनका तकब्बुराना लहजा देखिए। औरतें उसमें सवार हैं, 22 साल ग्रेटा थंडरबर्ग उसमें सवार हैं, जो कि अमेरिकन एक्टिविस्ट हैं,
और ग्रेटा थंडरबर्ग जो हैं उनको इजरायली लॉबी की जानिब से सबसे बड़ा एंटी सेमाइट जब वो करार दे दिया। अब आप जरा इन लोगों के काम देखें कि वो मेडिसिन और खाना लेकर जा रही हैं गजा के लोगों को, तो उनको एंटी सेमाइट जब करार दे दिया, तो ये इनका बयान जो पिट चुका है, इसको दुनिया के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और रीमा हसन जो कि मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट है वो सवार है और उस शिप से जो है वो इंटरव्यूज भी वो दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि उनकी एस्टिमेशन के मुताबिक इजराइल हमला करने जा रहा है। वी एक्सपेक्ट द सॉलिडारिटी शिप हेडिंग टू गाजा टू बी अटैक्ड बाय इजराइल। हमला होगा, रीमा हसन कह रही हैं, मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट। वी आर प्रिपेयर्ड टू कन्फ्रंट एनी सिनेरियो टारगेटिंग आवर शिप। किसी भी सिनेरियो के लिए तैयार हैं। अगर हमारे शिप के ऊपर अटैक होता है, हमारी जानें चली जाती है, हम उसके लिए तैयार हैं। साइलेंस ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन गाजा इज कंप्लिसिटी, कि खामोशी इख्तियार करना जो कुछ गजा में हो रहा है ये उसमें शामिल होने का मुतरादिफ है। तो ये जो लोग जा रहे हैं ये सिर्फ इसलिए जा रहे हैं, ये कोई इतनी एड तो नहीं लेकर जा रहे हैं या इनकी कोई एड पहुंचने वाली है या ये कोई पूरे गजा में तकसीम कर सकते हैं। इनके जाने का एक ही पर्पस है और वो है इंसानी आलमी जमीर को झंझोड़ना, कि जो दुनिया इतनी बेबसी दिखाकर बैठ। आप देखिए 7 अरब लोग इस प्लेनेट के ऊपर रहते हैं। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इंसान कितने बेहिसी के किस लेवल के ऊपर जा चुके हैं। 7 अरब लोगों का यह प्लेनेट है और कोई भी ऐसी इस दुनिया के अंदर ताकत नहीं बची जो वाज़ेह है कि यहां पर एक जुल्म हो रहा है जिस पर कोई दो राय नहीं है, उसको जाकर रोक सके। तो ये सिर्फ दुनिया का जमीर झंझोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि इजराइल 1 लाख से ज्यादा बंदे को वहां पर मार चुका है, जिसमें मेजोरिटी औरतें और बच्चे हैं। तो क्या इन लोगों का खुदा न खास्ता इनके जाने जाएं, तो अगर इनको कुछ होता है तो क्या इस पर आलमी जमीर जाग जाएगा? ठीक है, जो 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों की शहादत के ऊपर नहीं जागा, तो क्या इनको खुदा न खास्ता कुछ हो तो इससे कोई आलमी जमीर जाग जाएगा? ये बहरहाल एक बहुत बड़ा सवाल है जो देखना है। अमेरिका की फेमस तरीन एक्टिविस्ट है, दुनिया का मीडिया इस वक्त नजरें लगी हुई हैं और यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर हैं, एक बहुत फेमस अदाकार भी इसके अंदर सवार है। तो अगले घंटे इस हवाले से इंपॉर्टेंट है और वो कह रहे हैं वो गजा के साहिलों के करीब पहुंच रहे हैं और इजरायली आर्मी ने बड़े तकबराना अंदाज के अंदर बयान जारी किया है। जर्मनी से नया सर्वे सामने आया, जर्मन्स वांट सस्पेंशन ऑफ मिलिट्री सपोर्ट टू इजराइल। अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया और वो करना भी नहीं चाहते, आखिरी हद तक वो नहीं करना चाहते हैं ये, क्योंकि एक जो चीज देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके अपने लोग वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के अंदर पेनिट्रेट किए हुए हैं। वो कहने को जर्मन्स है, वो कहने को फ्रेंच है, वो कहने को अमेरिकन है, वो कहने को ब्रिटिशर्स हैं, वो कहने को इटालियंस हैं, लेकिन असल में वो इनके लोग हैं, ठीक है, जो अंदर पेनिट्रेट करके बैठे हुए हैं फॉर डेकेड्स। और वो ऐसे ही किसी मौके की वजह से उनको पेनिट्रेट किया गया है कि कभी ऐसा मौका आया कि वेस्टर्न वर्ल्ड इनके खिलाफ हो जाए तो फिर वो जो बैठे होंगे। देखिए अब मिसाल के तौर पर जर्मन जो इंटीरियर मिनिस्टर है इसने कहा है कि नहीं हम तो हथियार देंगे, ठीक है। और जैसे अब ट्रम्प इंतजामिया के अंदर वो ऑफिशियल्स थे जिनको अभी ट्रम्प ने उठाकर बाहर फेंका है, तो ये कौन लोग हैं? उनको जरा उनकी हिस्ट्री जाकर देखिए, वो इन्हीं के लोग हैं। तो कहने को वो अमेरिकन हैं कि एज एन अमेरिकन हम ये सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, वो एज एन अमेरिकन नहीं है, वो एज एन जर्मन नहीं है, एज एन ब्रिटिशर्स नहीं है। ये सबसे बड़ा वो फैक्टर है जो अभी तक इन गवर्नमेंट्स को कोई एक्शन नहीं लेने दे रहा है। इनके लोग असल में इस तरह से इन्फ्लुएंस रखते हैं और दुनिया में कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो इस तरह से पेनिट्रेट किए हुए हो पूरी दुनिया में। भाई चाइनीज हैं तो सबको पता है ये चाइनीज हैं, रशियंस हैं तो सबको पता है रशियंस हैं, लेकिन जैसे ये पेनिट्रेट किए हुए हैं कि हर मुल्क में उनकी नेशनैलिटी भी लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी लॉयल्टी किस जानिब है, ऐसी कोई कम्युनिटी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये इनको एक ऐसा एडवांटेज देता है कि दुनिया में सिर्फ यही है जो ऐसे वॉर क्राइम्स कर सकते हैं और अभी तक दुनिया ने इनका हाथ नहीं रोका। खुद बर्तानिया और फ्रांस जैसी ताकतें भी ऐसा नहीं कर सकती। और नॉर्वे जो है वो फंड कट करने जा रहा है। नॉर्वेज एथिक्स काउंसिल रिव्यूज $500 मिलियन इन इजरायली इन्वेस्टमेंट्स। और इसके साथ जो डॉक्टर्स हैं और ये बहुत किरदार अदा कर रहे हैं। आप जरा 2 हेडलाइंस देखिए। ये नॉर्वेजियन मेडिकल टीम है, इजराइल रिक्रूट्स पीपल टू रिसीव एड एंड किल्स देम। द क्वेश्चन इज व्हाई कैन नॉट एनीवन स्टॉप इजराइल बिहेवियर। सवाल यह है कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है और क्यों नहीं है कि जो इजराइल के इसको रोक सके। और फिर वेस्टर्न मीडिया की हेडलाइन देखिए, हाउ एग्जैक्टली हैज ब्रिटेन सपोर्टेड इजराइल मिलिट्री असॉल्ट ऑन गाजा, द पब्लिक हैज अ राइट टू नो। तो ये वेस्टर्न मीडिया के अंदर भी कुछ ना कुछ तब्दीलियां जो है वो हम देख रहे हैं और वहां पर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो एक ह्यूमैनिटी की लड़ाई जो है वो उन ताकतों के साथ जारी है जो दुनिया को गुलाम बना चुकी हैं, जो दुनिया में जंगे कराने के जिम्मेदार हैं, जो इंसानियत को दर्द देने के जिम्मेदार हैं। और कभी फलस्तीनी, कभी सीरियंस, कभी यमनीज, कभी लिबियंस, कभी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी हमने देखा है और अफ्रीकन्स। तो उन ताकतों के साथ आम इंसानों की जंग है जो गवर्नमेंट्स के ऊपर जो ताकतें कब्जा कर चुकी हैं, इन्फ्लुएंस कर चुकी हैं, जिनके हाथ में दुनिया की दौलत है, जिनके हाथ के अंदर दुनिया का इक्तदार है, वो तमाम दुनिया की गवर्नमेंट्स के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं।
तो ये उनके खिलाफ इंसानियत की लड़ाई है। देखते हैं इंसानियत इसमें निजात हासिल करती है या नहीं करती। गजा की जंग ने इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि वो ताकतें कुछ हैं जो दुनिया को कंट्रोल किए हुए हैं, उनके लिए ह्यूमन राइट्स, उनके लिए जंगें, फसाद, ये कुछ मैटर नहीं करता और उनका काम ही यही है। इसी से उनकी दौलत जब वो बढ़ती है, इसी से उनका इक़्तिदार जब वो कायम रहता है। और इस बात को पुतिन ने भी कंफर्म किया है कुछ ऐसी ताकतों के बारे में, यानी ये कोई हम हवा के अंदर बातें नहीं कर रहे हैं। इसी दरमियान अल-शरा और ईरान के मामलात कुछ खराब हैं, क्योंकि अल-शरा ने जो बयान दिया है कल, वो बड़ा ही अजीब बयान है। और अल-कायदा का ये मेंबर था और अमेरिका ने इसको सपोर्ट किया, इजराइल इसको सपोर्ट करता रहा है, तो पेंट कोड भी इसको पहना दिया है, सारा कुछ कर दिया है, लेकिन अंदर अंदर से ना वो अल-कायदा और अल-नुसरा और दाइश जो है ना, उसका रंग भी इसके अंदर अंदर जब नजर आता है। तो इसने कल बयान दिया है कि इजराइल एंड वी हैव कॉमन एनिमीज। ये दुनिया में शायद इस वक्त कोई बयान दे सके, और ये हमसाया मुल्क, इस्लामी मुल्क, और ये बयान दे रहा है कि इजराइल और हमारे एनिमीज कॉमन हैं और हम मिलकर चलेंगे। और ये इस तरह की इसने बातें की है। तो इजराइल तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन मिडिल ईस्ट में कौन है? ना टर्की है, ना सऊदी अरेबिया, ना जॉर्डन है, ना इजिप्ट है, ना लेबनान है, ना इराक है, ना यूएई, और कोई गल्फ नहीं है, एक ही मुल्क है ईरान। तो इसने ये बयान जारी कर दिया है। उसके बाद ईरानी मीडिया क्या लिख रहा है? फ्रॉम प्लेयर टू पपेट, हाउ द यूएस इज रीशेपिंग एचटीएस रन सीरिया टू सर्व इजरायली इंटरेस्ट। ये जनाब आज ईरानी मीडिया ने छाप दिया है। और सीरिया का एक मुआहदा होने जा रहा है $7 बिलियन का एनर्जी के हवाले से कतर, टर्की और यूएस फर्म्स के साथ। अब देखें ना, अमेरिका कितना पारसा बन गया है और सारा मलबा डाल दिया गया बशार अल-असद के ऊपर, और अमेरिका पारसा बन गया और उन्हीं की गवर्नमेंट आ गई। अभी उनका एम्बेसी भी खुल गई है और वो बड़े अच्छे अंदाज में जनाब हम तो सीरिया की मदद कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। तो बहरहाल ये बड़ी ताकतों का खेल है जो चलता रहता है। अच्छा, ट्रंप की नाज़रीन जो पॉलिसीज हैं वो बैकफायर हो रही हैं। और जैसे यूनिवर्सिटीज में हमने देखा, पूरी रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी कि अमेरिकन एम्पायर को यूनिवर्सिटीज के खिलाफ वॉर जो है वो कैसा नुकसान पहुंचा रही है। एक और आज बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दी है अमेरिकन मीडिया ने। जो अमेरिका की साइबर फोर्स है, बहुत ताकतवर तगड़ी साइबर फोर्स है, वो जनाब उसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो लीव कर रहे हैं, और इतनी बड़ी तादाद के अंदर लीव कर गए हैं ऑलरेडी कि वो हैरान कुन है। एक्सक्लूसिव 1/3 ऑफ द टॉप यूएस साइबर फोर्स हैज लेफ्ट सिंस ट्रंप टुक ऑफिस। ट्रंप के आने के बाद 1/3 छोड़ गया है। ये 3000 के करीब जो है इनके एक्सपर्ट्स हैं फेडरल एजेंसी के अंदर। 3000 बहुत होते हैं साइबर फोर्सेज जो हैं, तो 3000 के करीब थे, जिसमें से 1000 से ज्यादा छोड़ गए। ये हाईएस्ट एवर नंबर है ये फेडरल एजेंसी के अंदर। सबसे काबिल तरीन लोग और एक्सपर्ट वो जनाब छोड़ गए हैं। और रिपोर्ट में वो लिख रहे हैं कि इसमें बिगर पिक्चर क्या है। बिगर पिक्चर ये है कि वो कह रहे हैं कि अमेरिका इंक्रीज करने जा रहा है अपने साइबर अटैक्स ऑन चाइना। तो सिमिलर अटैक्स चाइना भी करेगा अमेरिका के ऊपर, लेकिन चूंकि यहां से तो सारी गड़बड़ हो गई है, तो जो चाइनीज अटैक होंगे, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ गया है कि क्या अमेरिका उन साइबर अटैक्स को डिफेंड कर सकेगा, क्योंकि उसकी अपनी जो साइबर आर्मी है वो हिलकर रह गई है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स फियर दैट with a similar cyber defense agency the country will not have the resources needed to protect the homeland। चूंकि हमारी तो पूरी फोर्स ही दरम बरम हो गई है, तो जब चाइनीज अटैक करेंगे जवाब में, तो फिर हमारे पास वो ताकत नहीं होगी कि हम उनको रिस्पॉन्ड कर सकें और डिफेंड कर सकें। तो ये अमेरिका के अंदर बहुत सारा क्योस है। CNN देखिए, ट्रम्प्स टैरिफ फॉलोआउट इट इज वर्स देन वी प्रीवियसली थॉट। जितना हमने प्रीवियसली सोचा था ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो ये मामला यहां पर हो गया है। और यूक्रेन जो है वो नए टैक्टिक्स, नए ऑपरेशंस, नए वेपन्स और वो सारा इस्तेमाल कर रहा है। और नेटो पूरी तरह से हमलावर हो चुका है रशिया के ऊपर। और अंडर वाटर ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं ब्रिजेस को उड़ाने के लिए और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हिट करने के लिए। और वही वर्ल्ड वॉर 2 वाला एक सिनेरियो, उसमें भी इसी तरह की बोट्स भी इस्तेमाल की जाती थी। यू बोट्स बड़ी फेमस थी जर्मन्स की। तो बहरहाल एक बड़ी लड़ाई वहां पर जारी है। और इसके अलावा UK to build new attack submarines and ramp up war fighting readiness with an eye on Russia, CNN रिपोर्ट कर रहा है। तो रशिया को सामने रखते हुए नेटो, बर्तानिया, फ्रांस, ये सारे अपनी ताकत जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसी दरमियान यूरोप के हवाले से सवाल यह है कि क्या उसकी इकोनॉमी अफोर्ड कर लेगी इस जंग को। दूसरी बात यह कि यूरोप के अंदर क्योस बढ़ रहा है और उनकी गवर्नमेंट जो है ना वो टर्मोइल की शिकार हो रही है। एक तरफ ये गजा के हवाले से प्रोटेस्ट है, वहां पर इकोनॉमीज की वजह से, महंगाई की वजह से बहुत सारे इश्यूज हैं कि गवर्नमेंट्स प्रेशराइज हैं। अब नेदरलैंड की गवर्नमेंट गिर गई है, नेदरलैंड, और इमिग्रेशन वहां पर बहुत बड़ा इशू, रेफ्यूजीज बहुत बड़ा इशू बन रहा है हर गवर्नमेंट के लिए। तो नेदरलैंड की जो गवर्नमेंट है वो गिर गई है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीन कंट्री है। और पोलैंड के अंदर क्या हुआ है? पोलैंड के अंदर नाज़रीन जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट हो गए हैं जो राइट विंगर है और एंटी यूक्रेन है, एंटी यूरोपीय यूनियन है, जंगों के खिलाफ है, इमिग्रेशन के खिलाफ है। CNN जरा रिपोर्ट देखिए। नर्वोस्की विंस पोलिश प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, सेटिंग स्टेज फॉर मोर क्लैशेस विद PM टस्क।
पोलिश प्राइम मिनिस्टर सीक्स कॉन्फिडेंस वोट आफ्टर नेशनलिस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें पावर या तो प्रेसिडेंट के पास होती है जैसे मैक्रोन है, या फिर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है जैसे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन जो पोलैंड का सिस्टम है वो सबसे डिफरेंट है। उसमें प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर है और प्रेसिडेंट के पास भी अच्छी खासी पावर है कि वो किसी बड़े बिल को रोक भी सकता है, वो फॉरेन पॉलिसी को भी वीटो कर सकता है। तो ये एंटी यूक्रेन है, इस वॉर के खिलाफ है, एंटी इमिग्रेशन है, एंटी यूरोपीय यूनियन है। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो जंग के हिमायती हैं, यानी ये बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। और इसमें एक और बड़ा अहम पहलू है और वो ये है कि ये प्रो ट्रंप है और ये कुछ ही दिन पहले ट्रंप के साथ मुलाकात करके आए हैं। और जब ये इलेक्शन हो रहा था तो अमेरिकन हाई ऑफिशियल्स ने, उनकी होमलैंड सिक्योरिटी के हेड ने ओपनली इनकी हिमायत भी की कि इनको जो है वो जीतना चाहिए। और इन्होंने नारा लगाया है कि वी विल सेव द पोलैंड। और वही मतलब ट्रंप वाला जो एक आइडियोलॉजी है और एंटी इमिग्रेशन, ट्रंप ने कहा कि हम अमेरिका को बचाएंगे और मेक अमेरिका ग्रेट है, तो इनका भी वही मामला है। तो पोलैंड के अंदर टक्कर और रोमानिया के इलेक्शन वहीं अटके हुए हैं और अब नेदरलैंड की गवर्नमेंट गिर गई है। तो यूरोप की कैपेबिलिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है। तो ये तबाही है जिसके रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। रशिया की इकोनॉमी भी अफोर्ड नहीं कर सकती, यूरोप की इकोनॉमी भी अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन जंग है कि चलती चली जा रही है और मजीद एस्केलेट हो रही है। तो ये तबाही ही तबाही है सिर्फ। और न्यूक्लियर वॉर में तो वैसे भी तो हो सकता है कि इसका सबसे बड़ा विनर चाइना हो, ठीक है ना। जैसे यहां पर जंगें हुई तो उसका सबसे बड़ा विनर जो है वो अमेरिका था, क्योंकि यूरोप ड्रेन हो गया, तबाह हो गया। तो अमेरिका ने पहले असलिया बेचकर पैसा कमाया, फिर रिकंस्ट्रक्शन के जरिए पैसा कमाया। तो चाइना पर देखें, उसने अपने आपको साइड पे रखा हुआ है, जंगों से साइड पे रखा हुआ है। ताइवान में भी उसको बहुत प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है, शायद वो कभी हमला कर भी दे, खतरात तो हैं, लेकिन आखिरी हद तक नहीं करेगा, क्योंकि चाइना जो है वो जंगें नहीं चाहता। तो अगर ये ड्रैग होते गए, अमेरिकन मिडिल ईस्ट में ड्रैग हो गए, यूरोप के अंदर ड्रैग हो गए, यूरोपियंस खुद ड्रैग हो गए, तो ये आपस में एक दूसरे को मारते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, तबाही होती रहेगी, चाइना राज करता रहेगा। तो बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की। आपने राज रोगा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।